आप सभी को नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और रोज खुद से एक मॉक टेस्ट जरूर लगा रहे होंगे। तो आज हम लोग एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 23 करेंगे। आपसे बस दो फेवर चाहिए। पहला फेवर कि आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है, हर क्वेश्चन को पढ़ना है और एक बार खुद से अटेम्प्ट जरूर लेना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रयास करना है। और दूसरा फेवर क्या चाहिए कि वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है मॉक टेस्ट का, क्वेश्चन नंबर 26। टेंशन की कोई बात नहीं, टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। तो नेमिंग ऊपर नीचे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। हाँ, टेंशन की बात नहीं है। पहला क्वेश्चन 26 है, फिर हम लोग 1 नंबर 2 नंबर से 30 तक पहुंचेंगे। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले। यदि कुल वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित किया गया और कुल वोटों की संख्या 5,60,000। आपको इसको पढ़ना कैसे है? 5 6 पे 40 ऐसे ही बोलना है और ऐसे लिखना भी है। तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि कितने ए को वैलिड वोट पड़े हैं। तो टोटल वोट कितना दिया गया है? 5 6 पे 40 इंटू यहाँ पे दिया गया कि यदि कुल वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित किया जाता है। 15% वोट को अगर इनवैलिड घोषित किया गया तो कितना वैलिड होगा? 100% मानते हैं तो 100 में से 15 गया तो 85। 85% वोट क्या होंगे? वैलिड होंगे। तो 85/100, कुल वोटों का 85% वोट क्या है? वैलिड है। आगे हमें क्या दिया गया है कि ए को कुल मान्य वोटों का 75% के बराबर वोट मिले हैं। ये टोटल मान्य वोट है, इसका कितना हमें मिला है? ए को 75% मिला है। मिल गया कितना? 75%। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, बचा क्या? 56 गुने 85 इंटू 75। चलिए इसे कैलकुलेशन एक दो सीखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, तब तक और भी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। यहाँ पे क्या है? 56 इंटू 85 इंटू 75 है। हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, कोई भी क्रॉस मल्टीप्लाई का ये नहीं करना है, लॉजिकली करना है। देखो यहाँ पे क्या है? यूनिट डिजिट पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है। 7 कैसी संख्या है? मतलब हमारा कहने का है कि हम पूछ रहे हैं 7 ऑड है या इवन है। आप बोलेंगे 7 क्या है? ऑड है। 8 क्या है? इवन है। और जब ऑड इंटू इवन करना हो और यूनिट डिजिट पे अगर 5 हो दोनों जगह पे, तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 नहीं होगा, लास्ट के दो डिजिट 75 होंगे। क्या होंगे? 75 होंगे। कब? जब ऑड इंटू इवन करें, यूनिट डिजिट पे 5 हो। अब दो डिजिट हम लिख लिए। अब हम क्या करेंगे? 8 को 7 से गुना करेंगे तो 8 7 56। 8 और 7 का एवरेज लेंगे। एवरेज मतलब 8 और 7 को जोड़ेंगे 15। 15 का आधा करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। तो 0.5 नहीं लेंगे तो हमारे पास क्या है? 8 7 56 प्लस 7 63। जब 85 गुने 75 करेंगे तो 63 75 आएगा। कैलकुलेशन क्लास में बहुत प्रैक्टिस किए गए, करवाए गए हैं। अब देखो 56 से इस संख्या में गुना करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे? 56 को 7 गुने 8 लिख देंगे। अभी बस कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन करके आंसर लाना है। हम आपको अप्रोच भी बताएंगे कि किस अप्रोच से आप आंसर चुटकियों में लगा सकते हैं। अब देखो हमें 56 से तो पूरा इसमें गुना करना टाइम लगेगा। हम 56 को लिख लिए, 7 8 56 होता है। अब इस 8 से 75 में गुना करेंगे। देखो 75 का टेबल हमें नहीं याद है, तो 8 में 2 छुपा हो तो 75 का डबल 150। और 150 चौका कितना होगा? 15 चौका 60, 60 पे 1 जीरो, 600 हो गया। अब बताओ 6 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 4200। दो डिजिट में एक डिजिट से गुना किया तो लास्ट में हमें दो डिजिट लिखना है। 4200 का डबल जीरो लिख लिए। माइंड में याद रखना है कि हमारे पास कैरी कितना है? 42 है। प्रैक्टिस करेंगे तो और जल्दी जल्दी कर सकते हैं। 63 को 8 से गुना करना है। 63 का टेबल हमें नहीं याद है। अगर 64 होता तो हम 8 का क्यूब बोल देते, वो भी ध्यान में रखना है। 63 है। वैसे आप कर सकते हैं कि 8 के क्यू में से एक घटा देंगे।
512 में से करके हम 8 घटा देंगे तो कितना होगा, 504 होगा। लेकिन वो वाले कॉन्सेप्ट अगले मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे। यहाँ पे 63 गुने 8 करेंगे तो क्या होगा, देखो 63 का टेबल हमें नहीं याद है, 60 प्लस 3 कर देंगे और उसमें 8 से गुना कर देंगे। 8 को में 60 से गुना करने का मतलब कि 8 को 6 से गुना करो, उस पर एक जीरो चिपका दो, तो 8 छक 48, 480, 8 3 24, तो 480 प्लस 24 504 हो गया। कितना आया, 504 आ गया। हम इसमें 8 से गुना के 63 में तो 504 आया। 504 में अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 500 प्लस 4 3500 प्लस 7 गुने 5 35, 35 पे 2 जीरो, 7 गुने 4 28, तो 35 28 हो जाएगा। क्या आएगा, 35 28 आ गया। लास्ट के 2 डिजिट में क्या 42 कैरी था, तो 42 और 28 कितने होंगे, 70, और यहाँ पे 35। मतलब कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी 357000। ये हो गया मेथड 1 कैलकुलेशन का। मेथड 2 कैलकुलेशन का क्या होगा कि देखो जब हम गुना कर रहे हैं, बहुत गौर से देखो, जब हम इसको गुना करेंगे, गुना करें तो कह रहे 7 गुने 8 गुने, ये क्या होगा 56 को हम क्या लिखेंगे, 7 गुने 8 गुने 85 गुने 75। तो पूरे संख्या में क्या है, पूरे संख्या में देखो 7 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो आंसर होगा वो 7 से विभाजित होना चाहिए। ये देखो लास्ट के 3 डिजिट तो भाग होंगे ही होंगे, क्योंकि 8 है, हर एक जगह 3 3 जीरो है, तो उसको इग्नोर करो। 7 से अगर गुना करेंगे तो देखो भाग देंगे तो 7 पच्चे 35, ये नहीं कट रहा है, 7 पच्चे 35 7 है, ये कट रहा है 7 से। ये देखिए 3 5 6 है, तो 35 कट रहा है, 6 नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं कटेगा, और ये भी 7 से नहीं कट रहा है। एक ही ऑप्शन हमारा 7 से कट रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। मेथड थर्ड क्या है कैलकुलेशन का, हम क्या करेंगे, डिजिट सम निकाल लेते हैं। क्या लिखाते हैं, डिजिट सम। जितना डिजिट ऑफ सम इसका होगा उतना ही, जिस ऑप्शन का डिजिट सम इक्वल हो जाएंगे वही हमारा आंसर होगा। देखो डिजिट सम क्या होता है, 2 डिजिट को तब तक जोड़ना है जब तक कि सिंगल डिजिट में ना आ जाए, और बीच में जो ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन को एज इट इज रखना है। 6 5 11, 11 में 1 प्लस 1 कितना होगा 2, गुना 8 और 5 13, 13 को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 3 4, गुना 7 5 12, 12 को जोड़ेंगे तो 3, ये क्या आएगा 4 3 12 दूने 24, 24 मतलब कि 2 प्लस 4 6। वो ऑप्शन हमारा सही होगा जिसका डिजिट सम क्या होगा 6 होगा। अगर हम यहाँ पे देखें 3 5 5, 5 5 10 3 13, डिजिट सम कितना होगा 4, इसका डिजिट सम कितना होगा 7 5 12 3 15 6 हो जाएगा। 8 5 13 3 16, डिजिट सम 7 होगा। इसका डिजिट सम कितना होगा 6 5 11 3 14, इसका डिजिट सम 5 आया। हम हर एक डिजिट को जोड़े तो किस ऑप्शन का डिजिट सम 6 है, क्योंकि यहाँ पे 6 आया है तो ऑप्शन का भी डिजिट सम 6 होना चाहिए, वही हमारा सही होगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं कि कैलकुलेशन आप लोगों को बहुत तेज होगा करने के लिए। तो ये एक छोटा सा अप्रोच था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि होती है तो राशि बढ़कर क्या होगी। देखो अगर हम एज ए स्टूडेंट रहते तो सोचते कि 920 तो मिलता ही, 4% और बढ़ा है, 800 का 4% 32, 3 साल में 96, 920 प्लस 96 1006 होता। इस क्वेश्चन को समझिए कैसे। क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया क्या 800 प्रिंसिपल है, उस पर मान लेते हैं कि जो ब्याज मिला होगा x% इंटरेस्ट होगा, x% इंटरेस्ट है 3 साल के लिए, 3 ईयर के लिए, तो कितना हुआ है वो 920 रुपया हो गया। अब आगे बोला है कि 800 रुपया ही है, ये प्रिंसिपल दिया गया 800 वही प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट जो है वो 4% बढ़ गया, मतलब कि जो पहले ब्याज होगा वो प्लस अभी कितना बढ़ा है 4%। टाइम कितना है 3 साल है, तो हमें जो अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा 920 तो मिलेगा ही मिलेगा,
क्यों मिलेगा? क्योंकि 800 का x% 3 साल में कितना होगा? 920 रुपया होगा। प्लस क्या मिलेगा? 800 का 4%, 4/100 गुना 3 साल। 1 साल में 800 का 4% मिलेगा, 3 साल में गुना 3 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 3 24 और 24 चौका 96। तो 920 प्लस 96 कितना होगा? 1016। कोई जरूरत नहीं है कि पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें, फिर उसमें 4% जोड़े, फिर वही काम करके 1016 आंसर बताएं। तो सोचना है आपको। ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट एक जस्ट माध्यम है जहां पे आप क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं, कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते हैं और बेस्ट अप्रोच देखते हैं कि इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन आप कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेते, बहुत सारे ऐसे मेथड है जो आपको पता है। लेकिन जो 3 मेथड बताएं, वो 3 मेथड में अगर आप एक भी मेथड का अप्रोच सही आपको लगेगा, वो अप्रोच ये क्वेश्चन में लगाएंगे, दूसरा अप्रोच किसी और क्वेश्चन में लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको कितना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 का ऋण लिया और 2 वर्ष बाद 12,554 का भुगतान किया। यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पे उधार ली होती तो उसे कितनी राशि की बचत होती? अगर इस लाइन का मतलब देखें, यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पे उधार ली होती तो उसे कितनी राशि का बचत होता? टाइम 2 वर्ष ही है। टाइम क्या है? 2 वर्ष ही है। हमसे पूछना क्या चाह रहा है एग्जामिनर? बस आप कुछ मत करो, CI ऑफ 2 ईयर और SI ऑफ 2 ईयर का डिफरेंस बता दो। CI ऑफ 2 ईयर और SI ऑफ 2 ईयर का अंतर बता दो। देखो प्रिंसिपल क्या है, अगर ऑप्शन से करें तो प्रिंसिपल 1000 है और यहाँ पे 12,554 मिला है। CI कितना मिला है? आप बोलेंगे 2544 मिला है। 2544 मिला है। उसमें से हमें क्या करना है? 2 साल का SI घटाना है। और एक बात बताओ स्टूडेंट, CI क्या होता है? अगर 2 साल का CI पूछे तो ये होगा 2 इंटू SI प्लस SI का R% और SI ऑफ 2 ईयर क्या होगा? 2 इंटू SI। अगर हम इसे माइनस करें तो आप देखेंगे कि ये जो आंसर आएगा दोनों का अंतर, वो SI का R%, मतलब प्रिंसिपल का R% उसका R% हमारा आंसर आएगा। तो जो भी आपको ब्याज होगा वो 2544 से कम आएगा। ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन नहीं होगा, अंतर। अब देखो इसमें से हमें 2 साल का SI घटाएंगे, 2 साल का SI जो घटाएंगे तो ये क्या होता है? CI क्या होता है? 2 इंटू SI। मान लेते हैं कि जो SI आएगा वो 1200 होगा, तो 12 दूनी 2400 हो गया प्लस 144 मान लेते हैं। तो यहाँ पे 2400 प्लस 144 माइनस 2 साल का SI कितना होगा? 2400। देखो 2400 में से 2400 घटाने से 144 वो भी नहीं आ रहा है, तो ये तो पक्का है कि 2400 नहीं आएगा। तो 144, क्योंकि दोनों साल का जो डिफरेंस होता है वो प्रिंसिपल का R% का R% होता है। ये देखो प्रिंसिपल यहाँ पे 10,000 है, 10,000 का मान लेके अगर 10 ही % होता, 10% ब्याज के हिसाब से 12,554 मिला होता, तब प्रिंसिपल का R% का R% मतलब 1,000, 1,000 का 10% 100 के लगभग में मिलता। अगर 20% होता तो क्या मिलता? 200 मिलता। 20% से तो ज्यादा नहीं होगा, तो 200 से तो कम ही मिलेगा। तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन ए हमारा सही है। ये तो हो गया ऑप्शन से हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब मेथड है, मेथड से कैसे करेंगे? देखो दिया गया 2 साल में प्रिंसिपल जो है 1,000 नहीं 10,000 से 12,544 हो जा रहा है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले पता करना पड़ेगा कि 1 साल का ब्याज कितना है। इसके लिए हम क्या करते हैं? 1 साल से 2 साल पे जाते हैं तो स्क्वायर करते हैं।
तो 2 साल से जब 1 साल पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 1 पे 4 जीरो और रेशियो लेंगे स्क्वायर ऑफ 1254, 12,544। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? बताओ कि 10,000 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो बोलेंगे कि 4 जीरो मतलब स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो 2 जीरो। मामला फंसेगा कैलकुलेशन में यहाँ पे। और इसको स्क्वायर रूट निकालने का मेथड बता देते हैं, रिवाइज कर लेंगे आप। यूनिट डिजिट पे 4 है, जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा। नहीं तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 होगा। यूनिट डिजिट पे या तो 2 होगा नहीं तो 8 होगा। मानते हैं कि नहीं मानते? अब ये देखो 125, 2 डिजिट को छोड़ दिए, 125 जो है कि 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में है। आप बोलोगे 11 और 12 बीच में है, इसी के बीच में है। इसका मतलब है कि जो नंबर होगा वो 112 होगा या 118 होगा। इसी दोनों में से किसी नंबर का स्क्वायर है। और जब हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट बता रहे थे तो देखो यहाँ पे 2 डिजिट क्या है, 44 है। जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 2 डिजिट क्या आएंगे, 44 आएगा। 118 में अगर 18 का स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट का 2 डिजिट निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 24 आ रहा है। इसका मतलब हो कि इसका स्क्वायर रूट 118 नहीं 112 होगा। किसका? 12,544 का स्क्वायर रूट 112 हो गया। देखिए 1 साल में कोई अमाउंट प्रिंसिपल 100 से 112 हो जा रहा है। कितना बढ़ रहा है? 12 यूनिट बढ़ रहा है। 12 किस पे बढ़ रहा है? 100 पे बढ़ रहा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुना कर देंगे। ये कितना आया? 12%। मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया? 12% आ गया। ये अगर कंफ्यूजन करे तो इसे हटा दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया? 12% आया। अब हम क्या करेंगे, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो अब हम सीआई निकालने या एसआई निकालने नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 2 साल का जो सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल का R% होता है कि नहीं होता है? तो D2 क्या होगा, प्रिंसिपल क्या है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12%, 12/100 गुना 12/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 को 12 से गुना करेंगे 144। हमारा आंसर क्या होगा, D2 क्या होगा, 2 साल का डिफरेंस 144। बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सीखना है ना, या सॉल्यूशन देखना है? ठीक है, सॉल्यूशन हर एक किताब में मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे दिया गया है कि एक संयुक्त परिवार में 9 बच्चों की आयु का माध्य 14 वर्ष है। उनके दादा और दादी की आयु क्रमशः 71 वर्ष और 67 वर्ष है। बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य एवरेज ज्ञात करना है। करें? देखिए यहाँ पे दिया गया 9 स्टूडेंट, जो 9 स्टूडेंट है उसका एवरेज कितना है? आप बोलेंगे 14। एवरेज कितना है? 14। इसका मतलब क्या हो गया, हर एक स्टूडेंट का एज कितना है? 14 14 14। तभी तो 9 स्टूडेंट का एवरेज कितना हो गया? 14 पर। अब ये बताइए कि इस 9 स्टूडेंटों में एक इनके ग्रैंड फादर जीएफ और बीएफ नहीं जीएम, ग्रैंड मदर आ जाती है। हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर यहाँ पे बच्चों के साथ आई है, अगर ग्रैंड फादर का एज 14 साल होता और ग्रैंड मदर का भी एज 14 साल होता तो एवरेज क्या रहता? बोलते कि सर 14 ही रहता, क्योंकि 9 स्टूडेंटों का एज भी 14 है, फादर का भी 14 साल है, मदर का भी 14 साल है, तो एवरेज एज बिल्कुल चेंज नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया कि जो ग्रैंड फादर का जो एज है वो कितना है? 71 साल है। ग्रैंड मदर का एज कितना है? 67। ग्रैंड फादर का एवरेज कितना था? हम माने थे 14। 14 से कितना ज्यादा है? आप बोलेंगे 71 में से अगर 14 को घटा दें, 71 में से 14 को घटा दे तो ये क्या होगा? 57।
और ग्रैंड मदर का कितना ज़्यादा है? 14 में से अगर 67 में से 14 घटाएंगे तो क्या होगा? 53। मतलब कि एवरेज एज से ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर का 57 और 53 साल है। टोटल कितना साल ज़्यादा है? 110 साल ज़्यादा है। एक बात तो सुने होंगे, कद्दू कटेगा और सब में बटेगा। अब ग्रैंड फादर का भी 14 साल एवरेज है, ग्रैंड मदर का भी ये है, और 9 स्टूडेंटों का भी एवरेज एज 14-14 साल है। लेकिन एवरेज एज से दोनों का एज कितना ज्यादा है? 110 साल ज्यादा है। तो ये 110 साल हर आदमी में बटेगा तो कितना? 9 स्टूडेंट, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, टोटल कितना? 11। तो हर एक स्टूडेंट का एज कितना बढ़ जाएगा? 10 साल 10 साल बढ़ जाएगा। 9 स्टूडेंट का भी 10 साल 10 साल बढ़ेगा, ग्रैंड फादर का भी 10 बढ़ेगा और ग्रैंड मदर का भी 10 बढ़ेगा। तो एवरेज में कितने का चेंज होगा? 14 + 10 24। हम चाहते थे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बता देते, लेकिन आपको समझाना भी है, क्योंकि बहुत सारे जगह देखें कि हाँ क्वेश्चन कर लिए, स्टूडेंट समझे या ना समझे कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अगर लंबा भी जाए तो परेशान नहीं होना, पूरा क्वेश्चन आपको देखना है, क्योंकि क्वेश्चन को समझना भी है और करना भी है। ऐसा थोड़ी हम सीधे बोलेंगे 25 12 49 से 1/3% होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। क्वेश्चन को समझना भी है ना। बोला गया एक दुकानदार को अपना माल क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 25% छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाभ होगा। हाउ मच परसेंटेज एबव द कॉस्ट प्राइस शुड a shopkeeper mark his goods so that after allowing it stands 25% he should gain 12%। यहाँ पे देखो प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचना नहीं, यहाँ पे है कि एक दुकानदार को अपना माल क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहे पड़ेगा। अंकित हिंदी में थोड़ा सुधार लीजिए, कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना पड़ेगा। मेथड बहुत सारा है। ये क्या होता है? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है। ये कॉस्ट प्राइस क्या होते हैं? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और मार्क प्राइस क्या होगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। डिस्काउंट कितना है? 25%। तो 100 में से अगर 25 घटाएंगे तो 75, और 100 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 112 हो गया। मतलब कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या आया? 75 और 12 का आया, 112 का आया। अगर हम इसे सॉल्व करने जाए तो ये देखिए कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना ज्यादा है? 25 12 37, 37 ज्यादा है। 37 किस पे ज्यादा है? 75 पे है। तो 100 पे कितना होगा? परसेंटेज बताना है। 100%। 25 या 75, 25 चौका 100, 37 का टेबल नहीं याद है, हम क्या करेंगे? 30 गुने 4, 4 तिया 12, 120, 7 चौक 28, 120 प्लस 128, 120 प्लस 28 कितना होगा? 148/3। दो ही ऑप्शन में ये क्या है? 3 है। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। ये होता है 33 सही 1/3% का वैल्यू क्या होता है? 1/3। ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा 49 सही 1/3%। सॉल्व कर लेंगे, आसान है। 4 तिया 12, यहाँ पे 2 बच्चा 28 बच्चा, 9 तिया 27, 1 बच्चा बट्टा 3, 49 सही 1/3% अधिक मार्क करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना अधिक होना चाहिए? 49 सही 1/3%। चले नेक्स्ट। देखो इफ p इक्वल टू 5 - 2√6 है तो हमें p² + 1/p² बताना है। देखो हमेशा ध्यान रखो, ये जो 5 - 2√6 है, साइन चेंज करो। आपको क्या करना है? साइन भी चेंज मत करो। ये क्या है? p है ना, p का 5 का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 2√6 का स्क्वायर करो तो 2 दूनी 4, √6 × √6 6, 25 में से 24 गया तो 1। जब आपको इस दोनों का डिफरेंस, मतलब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, उसका अंतर अगर 1 आ जाए तो आप हमेशा क्या करोगे? p +
जब जोड़ना हो p प्लस 1/p जब निकालना हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। इन दोनों में बड़ा संख्या कौन है? 5 है, तो 5 का डबल कर देना, 5 का डबल, तो p प्लस 1/p क्या आ जाएंगे? 10। हमसे क्या पूछ रहा है? पी स्क्वायर प्लस 1/p²। ये क्या होगा? 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 2 गया 98। कुछ स्टूडेंटों को जो ख्याल आ रहा होगा कि सर अगर p-1/p अगर होता तो हम कैसे निकालते? कुछ नहीं करना, छोटी वैल्यू 2√6 है, साइन के साथ लिखना है, इसका भी डबल कर दीजिए, तो 2√6 का डबल -4√6 हो जाता है। ये आता कैसे है? बहुत अच्छे से पता है, सब स्टूडेंट को पता है कि p दिया गया है, 1/p निकाल लेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो रूट वाला कट जाएगा, घटाएंगे ये कट जाएगा। ठीक, आई दिया गया है कि किसी त्रिभुज PQR में QR को S तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है ताकि RS बराबर RP, कोण RPQ दिया गया है और PRS दिया गया है। आइए डायग्राम बना के समझिए। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज में क्या किया है कि बोला है इसको आगे हम नीचे वाले को बढ़ा रहे हैं, नाम इसके हिसाब से दे देंगे। दिया गया PQR, P P Q R, बोल रहा है कि QR, ये QR को S तक बढ़ा रहे हैं, हमने S तक बढ़ा दिया। अब बोला है कि आगे क्या बोला कि RS पैरेलल टू RP इक्वल दिया गया, पैरेलल नहीं इक्वल दिया गया। हम इससे क्वेश्चन में कि यदि कोण RPQ कितना है? 55 डिग्री, कोण PRS 110 डिग्री है, तो हमें क्या बताना है? PQS बताना है। PQS बोल दो या PQR बोल दो, क्या होगा, कैसे निकालेंगे? स्मार्ट वे में कैसे सॉल्व करेंगे? एक थ्योरम पता है, नाम ना पता हो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट पता है। एक त्रिभुज के किसी भुजा को PQ, यहाँ पे QR को आगे एक्सटेंड किए, यहाँ पे जो कोण बनेगा ये कोण बराबर होंगे सामने के जो दो इंटरनल एंगल हैं उन दोनों कोणों के सम के बराबर होगा। तो इसके सामने कौन सा है? कोण P प्लस कोण Q है। कोण P का वैल्यू 55 है, तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू रखें कि ये 110 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 55 डिग्री हमारा सही आंसर है। अब देखो इस स्टूडेंट क्वेश्चन को हार्ड खुद से कैसे करता है, एक ड्रॉ करके बता दे कि स्टूडेंट सबसे पहले ये जो पैरेलल लाइन दे दिया है ना, ये इक्वल, ये इसके इक्वल है, ये क्या करता? यहां से निकालता, यहां पे पहुंचता, फिर यहां पे आता, कैसे वो भी बता दे रहे हैं। कलर को चेंज करके पिंक करते हैं। दो अगर भुजा आपस में बराबर है, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बिल्कुल। 110 ये डिग्री है तो बचेगा कितना? 70, बिल्कुल। दोनों कोण बराबर होंगे तो ये 35 डिग्री और ये 35 डिग्री, ये 35 डिग्री हो गया। हमें ये 55 डिग्री नहीं पता है, तो ये PQS में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, जिसमें 55 35 35 35 35 70, 70 और 55 कितना होगा? 100, क्या होगा? 35 35 70, 70 और 35 7 5 12, 125 हो जाएंगे। 125 हो गए तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये कोण कितना हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएंगे। लेकिन हम ये चीज को क्यों निकालें? अननेसेसरी चीज है ना, नहीं निकालना है और आगे बढ़ना है। दिया गया है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 19 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? क्वेश्चन में क्या किया है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, हमें मीडियन बताना है। कैसे करेंगे? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 मतलब क्या है? साथ ही है ना, 1 2
3 4 5 6 7 सॉरी 8 हैं, तो मीडियन क्या होगा? मीडियन मीडियन जो हम निकालेंगे, ये 8 है, इवन है, तो हम क्या करेंगे? 8 का आधा करेंगे तो फोर्थ का अगला फिफ्थ टर्म का हाफ कर देंगे, फोर्थ और फिफ्थ टर्म का एवरेज ले लेंगे, हाफ करेंगे, कहीं और ध्यान ना जाए। मीडियन हमें दिया गया है 19, फोर्थ टर्म क्या है? 1 2 3 4, चौथा टर्म है x+4 और पांचवा टर्म है x+8। इस दो को अगर इस साइड लेंगे तो 2 से गुना हो जाएगा। फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म क्या हो जाएंगे? x+4 जमा x+8 होगा। 19 दूनी 38, 38 में से अगर 8 4 12, 38 में से अगर 12 गया तो कितना होंगे? 26 बराबर 2x। x का वैल्यू क्या होगा? 13। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। 29 दूना 38, 38 में से 8 और 4 हम 12 कर दिए, इस साइड घटाए हैं, तो 38 में से अगर 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 26। x बराबर 13, x का वैल्यू कितना आया? 13 आ गया। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए तो। जल्दी जल्दी आंसर बताना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे बताइए। देखो, एक ये क्या है? सर्कल है जिसका दिया गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी। केंद्र अगर यहाँ होगा तो यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर, मान लें केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ, और इस पॉइंट से मान लेते हैं ऐसा डायग्राम थोड़ा सा। चलो ठीक, दिया होगा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये क्या है? 4 सेंटीमीटर रेडियस है। आगे दिया गया है कि वृत्त के केंद्र ओ से 5 सेंटीमीटर की दूरी, ये क्या है? 5 सेंटीमीटर है, पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, हमें इसका लंबाई पूछ रहा है। आपको पता है कि जो टेंजेंट होगा उस पर रेडियस से जब मिलाएंगे, टेंजेंट को सरकमफ्रेंस पे मिलाएंगे तो वो 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री होगा। ये दिखा 4, ये दिखा 5, 90 के सामने 5, ट्रिपलेट क्या होता है? 3 4 5, ये 5 हाइपोटेनस होगा, दिया गया है। 4 एक वैल्यू है, 3 ये हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 3 सेंटीमीटर। जिनको नहीं समझा 90 डिग्री के सामने पाइथागोरस लगा लेंगे। मान लेते हैं इसको हम क्या बोले? डी बोल दें, तो डी बराबर क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो डी बराबर 3 सेंटीमीटर। लेकिन ट्रिपलेट अगर माइंड में रहेगा तो डायग्राम बना लेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन को करते हैं। दिया गया है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है। उसी दर पर 10,000 की राशि पर 3 वर्षों के बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 6 वर्ष में 60%, तो एक वर्ष में कितना परसेंट? क्योंकि पता है कि R इंटू टाइम परसेंट क्या होता है? टोटल रेट परसेंट होता है, टोटल रेट परसेंट होता है। आर यहाँ पे नहीं पता है, टाइम कितना है? 6 ईयर है, टोटल रेट परसेंट कितना है? 60%। यहाँ पे भी परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज
आर बराबर कितना होगा 10, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी 10%। अब मौखिक बोल सकते हैं 6 वर्ष में 60% तो 1 वर्ष में 10%। तो इतना लिखना जरूरत नहीं है, लिख दिए तो रहने दीजिए। अब देखो पूछ रहा है कि 10,000 की राशि पे 3 वर्ष बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 10% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/10। इसका मतलब कि एक साल में अगर प्रिंसिपल 10 हुआ तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो बताओ 3 साल में कितना होगा 10 का क्यू 1 पे 3 जीरो, 11 का क्यू 1331 हो जाएगा। अगर कोई अमाउंट 10% के रेट से एक साल में 10 से 11 तो 3 साल में कितना 1000 से 1331 हो जाएगा। हमें दिया गया, हमसे क्या पूछ रहा है ब्याज पूछ रहा है। ब्याज यहाँ पे कितना मिल रहा है 331 मिल रहा है। कब जब 1000 प्रिंसिपल कितना है 1 पे 4 जीरो कितना गुना 10 गुना, तो हर वैल्यू क्या होगा 10 गुना हो जाएगा तो 3310। अगर हमसे अमाउंट पूछ लेता तो 13,310 हो जाता। हमसे बस चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है 310 हमारा सही होता। ये क्या है प्रिंसिपल है, ये क्या है अमाउंट है। अमाउंट में क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो इंटरेस्ट हमारा निकल जाता है। मजा आ रहा है? तो अभी तक नहीं किए हो क्वेश्चन में देखिए, यदि ए बी बराबर दिया गया है बी सी बराबर दिया गया, हमसे पूछा जा रहा है कि ए बी और सी का मान बताना है। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ए बी का रेशियो है और जो बी सी का रेशियो है, तो हमारे आंसर में भी ऑप्शन में भी ए बी का वही रेशियो होगा और बी सी का वही रेशियो होगा। तो क्या हमेशा दोनों निकालना है? नहीं निकालना है। दोनों तब निकालेंगे जब दो ऑप्शन में ए रेशियो बी इक्वल होगा। अगर हम यहां से देखें तो 12 और 35 ए बी का रेशियो 3-5 है, ये तो है नहीं। यहाँ पे ये देखिए ए बी इसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है। यहाँ पे ए बी का रेशियो क्या है 5 चौक 20, 3 चौक 5 रेशियो 3 है, जबकि 3-5 का बताना ये भी नहीं है। ये देखो 3-5 का है। यहाँ पे देखिए 12-20 ये भी क्या है 3-5 का है। अब देखो दो ऑप्शन में 3-5 का रेशियो मिल गया है, तब हम बी रेशियो सी पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 5 रेशियो 7 है बी सी का, तो ये नहीं होगा, यही हमारा सही होगा। मेथड क्या होगा कि देखो हमें ए रेशियो यहाँ पे लिखते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। पूछ रहा है दोनों रेशियो में कॉमन क्या है बी है, दोनों रेशियो में कॉमन क्या है बी है। बी पहले में क्या है 5 है, बी दूसरे में क्या है 4 है। तो 5 और 4 को हमें इक्वेट करना पड़ेगा। इसके लिए बी को 5-4 का एलसीएम लेंगे तो बी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। पहले वाला में देखो ए रेशियो बी में अगर बी 20 है 4 गुना है तो ए कितना होगा 4 गुना 12, 12 रेशियो 20 हो गया। इसी तरह बी और सी में देखेंगे बी अगर 20 है मतलब कि 4 यूनिट का वैल्यू 20 है 5 गुना है, तो सी भी कितना होगा 5 गुना होगा 35। सिंपल हम क्या किए हैं ए रेशियो बी में 3 रेशियो 5 है, बी रेशियो सी में क्या है 4 रेशियो 7 है। हम देखें कि दोनों जगह पे बी कॉमन है, यहाँ पे बी 5 है यहाँ पे 4 है, तो दोनों जगह बी को इक्वल करने के लिए इस पूरे रेशियो में हम 4 से गुना कर दिए, मतलब ये 20 हो गया। और इस 4 को 20 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो में 5 से गुना कर दिए। जो लिखे हैं वही यहाँ पे लिख दिए हैं। 12, 30, 35 हमारा सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, इसको इनमें से किसके रूप में लिखा जा सकता है। 1 पॉइंट देखो क्या दिया गया है यहाँ पे 2, 3, 6, 5, 7, 6, 5, 7, 6। ये दिख रहा है कि हमें 5, 7, 6 से हमारा चीज, या ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं 6,
576 कहाँ से रिपीट कर रहा है? 576 रिपीट कर रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस दशमलव 2326 पे बार, क्योंकि यहां से हम देखें कि यहाँ पे 657 है, फिर 657 है, 657 यहाँ पे क्या है कि दो, अगर हम बोले तो दो रिपीट, और यहाँ से बोल सकते हैं कि 657 भी रिपीट हो सकता है। 657 फिर अगला 657 आएगा, या ऐसे बोल सकते हैं 576 फिर 576। कंफ्यूजन है तो इसको ऑप्शन से देखेंगे कौन सा ऑप्शन से करेक्ट कर रहा है। हम क्या किया इसमें ये लिख लिए कि 1 प्लस 0.236 के ऊपर में बार है। बार को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस 236 जितने डिजिट पे बार है उतना 9, तो 3 डिजिट पे बार है तो 3 9। यहाँ पे क्या 3 डिजिट पे जीरो, मतलब बार नहीं है तो उतने जीरो, 3 जीरो कर दिए, माइनस इस संख्या में से जितने डिजिट पे बार नहीं वो माइनस कर देंगे तो क्या होगा? 236 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 6 पे बार नहीं है। ये क्या होगा? 1 प्लस 576 में से अगर 236 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 340। ये क्या है? 236 और 340 डिवाइड बाय 999 डबल नहीं 000, जीरो से जीरो कट गया। अब देखिए लास्ट में 34 कहाँ पे है? 34 तो हर एक ऑप्शन में है, हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। प्लस 23634 डिवाइड बाय 99900। ऑप्शन से कर सकते हैं 99900, 99900, 99 ये नहीं होगा, 99900 ये भी नहीं होगा। हम अगर जोड़े तो लास्ट में 3 4 आएगा, फिर क्या आएगा? 6 9 6 15। अब तो मिल जाना चाहिए 534। हाँ, ऑप्शन सी हमारा सही है। ये क्या होगा? 123 डिवाइड बाय 99900। आपको बस इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, लेकिन यहाँ पे देखिए रिपीटेशन आपको देखना है। एक बार आप रिपीट में ये चेक करके देखेंगे कि 1.23 रिपीट कर लेते हैं 657 के ऊपर में बार से, क्योंकि देखिए 657 फिर 657, तो इससे एक बार आंसर ला के देखिएगा कि क्या आ रहा है, क्योंकि रिपीट तो यहाँ से भी कर सकते हैं ना। 657 हम तो यहाँ पे दिखे 576 ठीक है। इससे करके देखेंगे तो ऑप्शन नहीं मैच करेगा, मैच करता तो फिर दिक्कत हो जाता, फिर हम लोगों को कोर्ट केस करना पड़ता कि एक क्वेश्चन के 2 आंसर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया cos x प्लस वाई बराबर इतना, sin x माइनस वाई बराबर 0, जहां x और y धनात्मक न्यून कोण है, x ग्रेटर देन y है। ये बताओ cos के किस एंगल पे cos की वैल्यू 1/2 होता है? आप बोलेंगे cos 60 डिग्री। इसका मतलब कि x प्लस y का वैल्यू क्या होगा? 60 डिग्री होगा। मतलब ये ऑप्शन अगर चेक करें तो x और y का वैल्यू दिया गया है। देखिए 3 + 3 60, 30 + 30 60 डिग्री, 45 45 90 डिग्री, 60 60 120 नहीं होगा। दोनों कोण का सम 60 डिग्री होना चाहिए, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन हमारा सही है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, जहां पे देखिए PQ उस वृत्त का व्यास है। क्वेश्चन करिए और डायग्राम, क्योंकि डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा। चाहते तो हम किसी को बोल के डायग्राम यहाँ पे बनवा लेते हैं, हम आपके सामने क्यों डायग्राम बनाए, है ना? इसलिए कि आपको पता तो चले कि डायग्राम हमें
क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के कैसे बनाना है। जैसे देखा पी क्यू उस वृत्त का व्यास है, एक वृत्त होगा, व्यास तो वृत्त के अंदर में ही होगा। ये क्या हो गया, पी क्यू है। कलर चेंज, पी क्यू हो गया, इसका नाम दे दिया तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। उसके बाद जिसका केंद्र ओ है, केंद्र यहीं पे होगा ओ। आगे बोला यदि उस वृत्त पर एक बिंदु आर स्थित है, तो आर हम कहीं पे भी रख सकते हैं, मान लीजिए आर हम यहाँ पे रख देंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया कि आर पी ओ का मान 39 है। आर पी ओ का मान, आर पी ओ क्या हो जाएगा, ये इस कोण का वैल्यू हमें दिया गया है 39 डिग्री। हमसे पूछ क्या रहा है, आर क्यू पी, आर क्यू पी पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, आर क्यू पी पूछ रहा है, ये वैल्यू पूछ रहा है। अभी एक थ्योरम, डायग्राम बन गया, थ्योरम याद आ गया कि व्यास को बेस मानते हुए सरकमफ्रेंस पे जो सर्कल बनेगा उसका कोण क्या होगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री, ये 39 डिग्री, या 90 डिग्री ये 39 डिग्री, तो टोटल कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री हो गया, ये 39 डिग्री हो गया। इस दोनों का अगर 90 डिग्री होगा, इसके लिए इसको कितना होना पड़ेगा, 51 डिग्री। कितना, 51 डिग्री। या पैसे भी निकाल सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 39 डिग्री करते तो 129 डिग्री, 180 में से घटाते तो 51 डिग्री आता। तो डायग्राम बन जाएगा, तो क्वेश्चन और आसान हो जाता है। ये क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 64 12 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। बताइए कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, 64 12, 64 12 में हम क्या जोड़े कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए। अगर इसके नजदीक देखेंगे कौन सा स्क्वायर नंबर, तो आप बोलेंगे 80। 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 80 का स्क्वायर कितना होगा, 6400। 6400 से बड़ा है। अगर हम 81 का स्क्वायर पूछे तो कितना होगा, बोलो। 6400 में से 161 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6561 हो जाएगा। हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। तो हमें 6412 में क्या जोड़े कि 6561 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 149 अगर जोड़ देंगे तो 6561 हो जाएगा। क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। हमें 82 का स्क्वायर से नहीं देखना, छोटी से छोटी संख्या। 80 6400 है, 81 6561 है, तो 6412 में हम क्या जोड़े कि हमारा 6561 हो जाए। उसके लिए 6412 में हमें 149 जोड़ना पड़ेगा। कोई फैक्टर नहीं करना है फिर उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ना जी ना, रेंज देख के बना लीजिए। दिया गया है, इसमें नंबर और अलजेब्रा को मिला के आपसे एचसीएफ पूछा जा रहा है। एलसीएम दिया हुआ है, फिर हम कैसे, चलिए यहीं से निकाल लेते हैं। क्या होता है, दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसका देने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन दे दिया गया तो यूटिलाइज कर ले। सिंपल पूछता इसका एचसीएफ बताइए, तो वही होता 20 10 एक्स क्यू वाई क्यू होता। निकालते हैं दो संख्या, यहाँ पे हमें एचसीएफ बताना, तो एचसीएफ क्या होगा, दो संख्या कौन कौन से हैं, 20 एक्स क्यू वाई स्क्वायर इंटू 10 एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 डिवाइड बाय, एलसीएम करेंगे। एलसीएम क्या है, 20 एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4। 20 से 20 कट गया, कट गया। x4 से x4 कट गया, y4 से y4 कट गया। हमारा कितना आया, 10 एक्स क्यू वाई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा सही है। लेकिन मैं इसको अवॉइड करता हूं, मैं सिंपल बोलता है कि 20 और 10 का एचसीएफ कितना होगा, 10। दोनों जगह पे एक्स वाई वेरिएबल है, तो एक्स और वाई आप यहाँ पे लिखिए, दोनों जगह दोनों नंबर में अवेलेबल तो लिखिए।
इसका पावर हम कैसे लिखे, तो वो मिनिमम पावर लिखना है, एक्स का मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम एलसीएम में लिखते हैं, मिनिमम क्या लिखेंगे, इन दोनों में से एक्स का पावर क्या होगा क्यू, वाई का पावर 2 है 4 है, मिनिमम क्या हो जाएगा 2, तो हमारा एच सी एफ ये हो जाएगा 10x³ वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन में इसको एलसीएम देने का कोई मतलब ही नहीं है, चाह रहा था कि इतना करना है तो कर लिया। ये चार टेबल क्लॉक हैं, वे प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पे बजते हैं। यदि वे सभी 10 AM पर एक साथ बजते हैं तो वे किस समय फिर से एक साथ बजेंगे, बताइए। मतलब पहली बार 10 बजे बज गया, अगली बार साथ में कब बजेंगे, इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा। 10, 15, 20, 25, मान लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है 25, 5 25 मतलब 25 25, एलसीएम से हर एक संख्या कटना चाहिए। 25 में 20 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा क्योंकि इसमें 4 नहीं है, 20 से कट रहा है। 15 में क्या है, 5 थी 15, यहाँ पे 3 नहीं है, 3 डाल देंगे तो ये 15 से भी कटेगा। 10 में 5 दूनी 10, 5 है 2 है, ये हमारा एलसीएम हो गया। 25 25, 25 चौका 100, 100 तिया 300, ये क्या है 300 मिनट। घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देंगे तो कितना होगा 5 आवर। इसका मतलब कि नेक्स्ट टाइम कब बजेंगे 10 AM प्लस 5 आवर, कितना होगा बताओ, 3 बजे नेक्स्ट टाइम बजेगा। ये होता है ना, अलार्म आप सेट कर दिए तो कितने देर, 10 बजे एक बार आपने अलार्म सेट करके 10 बजे बजा दिया, तो अगली बार कितने बजे बजेंगे, तो 3 बजे बजेंगे। आइए, रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की दूरी 30 घंटे में तय कर सकता है। यदि अपनी चाल का 1/5वां हिस्सा कम करता है तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, उसकी चाल ज्ञात करना है। देखो बोल रहा है ना यहाँ पे 30 घंटे में और वह उसी समय में, इसका मतलब टाइम को क्या किया, फिक्स कर दिया है। दोनों जगह पे अगर टाइम फिक्स हो तो डिस्टेंस बराबर स्पीड हो जाता है, या हम बोल सकते हैं जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो हो जाएगा। क्या देखें, यदि अपनी चाल का 1/15, रोहन का मान लेते हैं कि पहले जो स्पीड होगा S1 जिसे बोलेंगे, वो स्पीड अगर 15 होगा तो बाद में वो अपने स्पीड को कितना कम किया है, अपनी चाल का 1/15वां हिस्सा कम कर दिया। 15 का 1/15 कितना होगा 1, तो 15 से 1 कम जाएगा तो ये क्या हो गया 14। मतलब रोहन का स्पीड कितना हो गया 15 से 14 हो गया। टाइम कांस्टेंट होने के कारण जो स्पीड का रेशियो होगा वही क्या होगा डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो गया 15/24, या हम यही बोलेंगे कि 15/14 जो है वो स्पीड का भी रेशियो है और वो डिस्टेंस का भी रेशियो है। क्वेश्चन में दिया गया है कि जब वो अपना स्पीड कम करता है तो 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। यहाँ पे देखिए जब स्पीड कम कर रहा है तो कितना स्पीड डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा है 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है 10 किलोमीटर। मतलब पहले रोहन कितना किलोमीटर जाता होगा गुना 10, 150 किलोमीटर 30 घंटे में। और अगर चाल को कम किया तो अब कितना जाएगा गुना 10, 140 किलोमीटर। ये बता दें कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हो गया 10 किलोमीटर का। उसकी चाल ज्ञात कीजिए, तो चाल हमें निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है बोलो, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। टाइम निकालने के लिए हमें स्पीड बताना है, स्पीड क्या होगा डिस्टेंस बट्टा टाइम। डिस्टेंस कितना है 150, टाइम कितना लग रहा है 30 घंटा।
ये कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति आवर। रोहन का स्पीड शुरू में क्या था 5 किलोमीटर प्रति आवर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि समीकरण 4 प्लस एम एक्स स्क्वायर, हर टाइप के क्वेश्चन को आपको मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करना है, ये नहीं कि किए और हो गया ना जी ना। हर क्वेश्चन और 30 के 30 क्वेश्चन लेके बैठिए और उसको एक बार में बैठ के क्वेश्चन करना है। ये दिया गया कि 4 प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, तो एम का मान ज्ञात कीजिए। जब मूल मतलब कि मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट होंगे, अल्फा और बीटा तभी इक्वल हो सकता है जब डिटर्मिनांट 0 हो जाएगा। डिटर्मिनांट 0 मतलब बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो गया, रूट इक्वल होने के लिए मतलब अल्फा को बीटा अल्फा बीटा बराबर होंगे, ये तभी हो सकता है जब डिटर्मिनांट 0 हो जाएगा। डिटर्मिनांट कैसे 0 होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। या तो अब इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी क्या होगा, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो एम प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 प्लस एम। सी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म गुना 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह क्या होगा, एम स्क्वायर ए प्लस बी के स्क्वायर पे एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस 16 माइनस 4m इक्वल टू 0 होगा। यहां से बोलेंगे एम स्क्वायर 2m और 4m, तो ये क्या होगा माइनस का 2m, 16 में से माइनस 16 प्लस 1 माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब अगर चाहोगे तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, पता है कैसे। ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ऑप्शन से मैं बता दूं, निकाल ही लो। ये आगे तो एम का वैल्यू हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि रूट्स निकालने के लिए, एम का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे एम का कोफिशिएंट कितना है 2 है माइनस के साथ, तो हम क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे। सम आना चाहिए प्लस का 2 और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए माइनस का 15। हमें ऐसा 2 नंबर माइंड में सोचना है जिसको गुना करें तो माइनस का 15 आ जाए, और उसी संख्या को आपस में कुछ भी करे जोड़े घटाए तो प्लस का 2 आना चाहिए। आप बोलोगे कि सर 15 का फैक्टर करते हैं तो 5 तिया 15 होता है बिल्कुल। अगर हम 5 और 3 में क्या करें कि प्लस का 2 आए, तो हम बोलें कि माइनस का 3 कर दो प्लस का 5 कर दो। अब इसको आपस में जोड़ेंगे तो प्लस 5 माइनस 3 प्लस का 2, प्लस 5 गुने माइनस 3 माइनस का 15, यही हमारे क्या आएंगे रूट्स आ गए। ये हमारे इस इक्वेशन के रूट्स आए। रूट्स मतलब m का वैल्यू आ गया प्लस 5 और माइनस 3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी हमारा सही है। आप निकाल सकते थे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। सी क्या है माइनस का 15, ए क्या है 1, तो जो रूट आएंगे उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए माइनस का 15 आना चाहिए। 0 गुने 5 0, 2 गुने 3 6, माइनस 1 गुने माइनस 3 प्लस का 3, ये नहीं होगा, 2 गुने माइनस 3 15 आ गया। सम से निकालते हैं तो क्या होता माइनस बी बाय ए, तो क्या होता 2 आना चाहिए। उस दोनों रूट का सम कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। उससे भी करते तो 5 और 3 का सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है। मतलब आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन मैं सोचा कि बहुत दिनों के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया है तो आपको बताना चाहिए।
आज क्वेश्चन को ज्यादा नहीं ले लिया गया है। दिया गया है सुखदेव और बलदेव के दादा ने 2150 की राशि को उसके बीच 20:23 के अनुपात में विभाजित किया है। 20:23। आगे बोल रहा है उन दोनों में से प्रत्येक ने अपने अपने हिस्से से 100 रुपये का दान दिया। उनकी संबंधित राशियों का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। बोले उन दोनों को 20:23 में क्या है राशि मिले। टोटल राशि कितना है यहाँ पे अगर यूनिट में देखें 20 + 23 43 है। 43 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है। आप बोलेंगे टोटल राशि कितना है 2150। और जब प्राइम नंबर आता है ना तो मेरा जो मल्टीप्लीकेशन और भाग देने का देखोगे तो मजा आ जाएगा। देखो अगर हम 10 से करते तो यह आता 430 आता। तुम अभी 0 को भूल जाओ। 43 में भाग देना है, 43 को भाग देना 215 में। 3 का पहाड़ा पढ़ते जाओ कितने बार में 5 आएगा तो 5 दिए 15 तो ये 5 0 मतलब 43 × 215 और 43 × 50 2150 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट का वैल्यू 50 रुपया आया। 1 यूनिट का वैल्यू 50 रुपया आया। तो क्या हम ये निकालेंगे कि 20 यूनिट का वैल्यू कितना रुपया, 23 यूनिट का वैल्यू कितना रुपया, और जितना रुपया आ जाएगा फिर उसमें से 100 घटाएंगे फिर उसके बाद उसका रेशियो लेंगे। ना जी ना, हमसे नहीं होगा। हम फिर क्या करेंगे 50 रुपया 1 यूनिट को बता रहा है तो 100 रुपया 50 का कितना गुना 2 गुना 100 रुपया हो जाएगा। तो 100 रुपया कितने यूनिट को बताएगा। आप बोलोगे 100 रुपया तो सर इसको 2 यूनिट को बताएगा। 100 रुपया 2 यूनिट को बताएगा। या तो हम रुपया में से 100 रुपया घटा दे और नहीं तो रेशियो में से ही रेशियो को घटा दे। तो रेशियो में से तो रेशियो को घटा सकते हैं। तो 20 में से अगर 2 यूनिट मतलब कि 20 जितना रुपया होगा उसमें से 100 रुपया घटा रहे हैं, हम यूनिट में घटा रहे हैं। तो 20 में से 2 यूनिट गया 18 यूनिट। यहाँ पे 2 यूनिट गया क्योंकि दोनों जगह 100 रुपया कर रहा है तो दोनों जगह 2 यूनिट घटाएंगे तो 21। रेशियो क्या आएगा 36 18 7 दिया 21। उम्मीद करते हैं इससे फास्ट और इससे अच्छा कैलकुलेशन आप कहीं नहीं देखे होंगे। मौके को रहे बताओ। स्क्वायर रूट 37 रूट ये दिया गया है, रूट वाला ही है ना। ये बताओ 200 का स्क्वायर कितना होगा। 4 पे 4 0 40,000। ये देखो 37 में छोटके छोटके नंबर जुड़ रहा है। 9 है 16 है 56 है 13 130 यही जुड़ रहा है ना। तो 37 में छोटा नंबर जुड़ रहा है, बहुत होगा तो क्या होगा इतना जुड़ेगा क्यों 100 हो जाए। इतना तो नहीं जुड़ेगा कि 40,000 हो जाएगा। तो 20 स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो 200 नहीं होगा। जब 200 नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, एक ही होगा, सही हो जाएगा। बस आप कर सकते थे स्क्वायर रूट ऑफ 9 का 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 का 4 माइनस 56। 56 में से 7 जाता तो 49। 49 का स्क्वायर करते 49 का स्क्वायर रूट करते 2 प्लस 130 का स्क्वायर रूट करते प्लस 37 का स्क्वायर रूट करते। ये 7 निकलता 7 दूनी 14 130 प्लस 14 कितना हो जाएगा 144। 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा 12। तो 37 प्लस 12 कितना आया 49 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट लिख दे 7। लेकिन हम इतना क्यों करें जब देखें कि ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो लॉजिकली कर लेते हैं कि 37 में इतना थोड़ी जुड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को देखो, ये पूरा जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 3 से गुना होगा। मतलब जो आंसर आएगा उसमें 3 से गुना हुआ होगा। इसका मतलब कि वो जो भी आंसर होगा 3 से भाग होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट निकालेंगे 5 2 7 1 8 3 से विभाजित नहीं हो रहा।
3 3 6 हो रहा है, 5 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, 5 और 1 6, 3 से विभाजित हो रहा है। दो ऑप्शन में फंस गए। अगर हम गौर से देखें इसी क्वेश्चन में, देखो 5 अगर यहां से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा, बाहर अगर 5 ले लेंगे, यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो 9 बचेगा। इस पूरा में अगर 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो 10 बचेगा, यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। मतलब बाहर में 5 कॉमन ले सकते हैं। मतलब जो भी आंसर होगा वो 3 से भी विभाजित होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए। 5 से विभाजित का नम 2 तो ऑप्शन कट गए, कब? जब 3 से विभाजिता का चेक किया। 5 से विभाजिता का नियम चेक करेंगे तो लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए, तभी वो संख्या 5 से कटेगा। यहाँ क्या है? लास्ट डिजिट 3 है, नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है, बी हमारा सही है। कैलकुलेट करोगे 150 आएगा। तो कैलकुलेशन आपको ऐसे भी करना पड़ेगा। 1 + 2 + 3 ऐसा जा रहा है। देखिए ये एक पैटर्न होता है, 1 + 2 + 3 + 4 सो एंड सो, आपको आ जाए n, फिर आएगा प्लस n - 1 n - 2 प्लस में है सो एंड सो, 3 + 2 + 1 इस टाइप से आए। इसका जो सम होगा ना ये n होगा, n का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कि इसको चढ़ते हुए क्रम, जैसे आपसे पूछ ले 1 2 3 2 1, पहले चढ़ा है, देखो 1 2 3 फिर उतरा है। ये जो पिक पॉइंट है, ये पिक पॉइंट का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। इस टोटल टर्म को आप जोड़ेंगे तो 9 ही होगा। 3 3 6 3 9। यहाँ पे देखो 1 से लेके 30 तक गया, 31 तक पहुंचा है, फिर 1 तक आ गया है। इसका मतलब 31 का स्क्वायर है। 31 का स्क्वायर किसको किसको पता है? कमेंट करना। 961 होता है। अगर नहीं पता है तो हम क्या करते पता है? जिनको नहीं पता है तो हम बोलते 30 का स्क्वायर पता है तो हाँ जी 900। तो 31 का स्क्वायर क्या होगा? ये 30 का स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर क्या होगा? 900 में 30 और 31 जोड़ दो, 961। खत्म, टाटा, बाय बाय। आइए, मजा आ रहा है? नहीं? क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको ही बोल रहे हैं। हम्म, दिया गया है फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 6 एंड 5 इन 61827354। क्या होता है? देखो फेस क्या होता है, जैसे आपसे पूछा आपका फेस वैल्यू क्या है, बोलेंगे मैं जैसा दिखता हूँ वैसा ही हूँ। 6 का फेस वैल्यू क्या है? 6। 5 का फेस वैल्यू क्या है? 5। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11। ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? डी सही होगा। जब प्लेस वैल्यू पूछता तो उस पोजीशन पर जाकर देखते उसके आगे कितना डिजिट है। यहाँ पे फेस पूछ रहा है तो 6 का 6 फेस होगा, 5 का 5 होगा, 8 का 8 होगा, 2 का 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया साइन 3x, तो हमें x - y का वैल्यू बताना है। देखिए इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 है, हम किसी एक को 0 मान लेते हैं, तो -y बराबर 0 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये टर्म 0 होगा। मतलब साइन 3x - 20 बराबर cos 20। आपको ये पता है कि a + b बराबर 90 डिग्री होगा। इसका मतलब हुआ कि साइन a बराबर cos b होता है, या वैसे वर्षा कहीं अगर साइन a बराबर cos b दिख जाए, इसका मतलब दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो हम क्या लिखेंगे? 3x - 20 + 20 = 90 डिग्री। दोनों का एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री। 20 से 20 चला गया, एक्स का वैल्यू कितना आया? 30 डिग्री। यहाँ पे y का वैल्यू हम 0 माने थे, तो x का वैल्यू कितना आया? 30 डिग्री। सही है। बस कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, नहीं तो आप क्या करते? इस दोनों को इक्वेट कर लेते, यहाँ से x - y का वैल्यू आपका आ जाता 30 डिग्री। क्वेश्चन में एक आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 60 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल क्या होता है? L × B होता है, जो 60 दिया है।
परिमाप क्या होता है, 2 × L+B होता है। तो परिमाप L+B कितना हो जाएगा, 34 का आधा 17। हमसे पूछा जा रहा है कि उसका विकर्ण निकालिए। तो जो आयत होता है उसका डायामीटर कितना होगा, डायामीटर नहीं डायगोनल, L² + B²। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल और अपने दिमाग को दोहराएंगे, आप देखेंगे कि ये 60 है, ये 17 है। 60 का फैक्टर देखेंगे तो 12 5 6 60 होता है, 12 पंचे 60 होता है, 12 और 5 रखेंगे तो 17। तो एल और बी का अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक किए हैं तो एल बराबर आ गया 12, बी बराबर आ गया 5। ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। अगर एल बराबर 12, बी बराबर 5 यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। और हम करने नहीं देंगे, हम देख लिए कि 5 12 13 होता है, 5 12 13 होता है। अगर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है, तो हमें करना था 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तुम सिंपल बोलते थे कि डी कितना आता, 13 यूनिट हमारा सही होगा। आप 12 15 को रखेंगे तब भी आंसर आपका 13 ही आएगा। आप L² प्लस B² भी निकालेंगे फिर भी 13 ही आएगा। कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। आइए इसमें क्या दिया, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग इसके तीसरे कोण के बराबर है। तो तीसरा कोण का माप बताइए। देखो अब बोलोगे सर 90 डिग्री क्यों बना रहे हो, आओ कुछ भी बनाते हैं। ये मान लीजिए ट्रायंगल बना है, वैसे बन जाएगा, बहुत आसान है। हम चाहते हैं कि आप इस चीज को सोचो। एक त्रिभुज के दो कोणों का योग बोला जा रहा है। मान लीजिए एक कोण और इस कोण का योग, इस कोण का ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण सी है। तो तीसरे कोणों का माप बताया जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि इस कोण का माप बताइए। आपको पता है कोण ए प्लस कोण बी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमसे दिया गया है कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण सी दिया गया। कितने वेरिएबल ए बी सी, दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल, नाइंसाफी है। किसी एक को हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, हम फ्री हैं मानने के लिए। हम एंगल बी का वैल्यू 0 मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं। एंगल बी का वैल्यू अगर हम 0 डिग्री मान लिए, ये दोनों कोणों का योग इस कोण के बराबर होगा। बी 0 मतलब ए प्लस सी, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इसका और इसका जोड़ बराबर ये होगा, तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू रखें, 90 डिग्री। तभी तो कोण सी क्या होगा, 90 डिग्री। हमारा आंसर क्या होगा, 90 डिग्री। मतलब अब ट्रायंगल में भी एंगल का वैल्यू पुट करके कोई भी मान के, 0 मान लो, 30 डिग्री मान लो, 40 डिग्री मान लो, आंसर आएगा। जो इसको नहीं समझ में वो बोला गया है तो समझिए कोण ए कोण बी रेशियो ले लेते हैं कोण सी। एक त्रिभुज के दो कोणों का योग मान लेते हैं कि ये अनुपात में है 1:2 में। इन दोनों का योग कोण सी है। तो तीनों कोणों का सम कितना है, यहाँ पे 6 यूनिट। जबकि त्रिभुज में कितने, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना गुना, 30 गुना कोण सी कितना होगा, 30 गुना 90 डिग्री। ऑप्शन फिर भी हमारा बी ही होगा। लेकिन आप एक बार इस अप्रोच से जरूर सॉल्व करिएगा एंगल निकालने के लिए। √4 का मान ज्ञात कीजिए। √4 का स्क्वायर रूट आप अक्सर देखते होंगे कि 2 ही होगा, ऐसा नहीं है। √2 का मतलब होता है कि हम किस किस संख्या का स्क्वायर करें कि 4 हो जाए। आप बोलेंगे +2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। इसका मतलब है कि 2 और -2 दोनों सही है, केवल ओनली वाला नहीं हो सकता है। दिया गया है कि एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुना कर दिया, तो गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि बताइए।
तो हम क्या करते हैं ना कि ये जो आधार है, हर जो है इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 10। मान लेते हैं कि वो संख्या क्या होंगे? 10 होंगे, जिसमें एक संख्या को सही में गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय सही में कितने से गुना करना था? 5/2 से। 10 का 5/2 कितना होगा? 25। हमें गुना करना था 25 से, हम गलती से गुना कितने से कर दिए? 2/5 से। तो 10 का 2/5 कितना होगा? 4। ये गलती से कर दिए। करना था 25 से, कर दिए 4 से। कितना यूनिट गलत हुआ है? 21 हम कम से किए हैं, 4 से किया मतलब 21 यूनिट कम किए हैं। 21 किस पे किए हैं? 25 पे। परसेंटेज में बताने के लिए 25 4 21 4 84, 84%। आइए, दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए निम्न में से कौन सा मान्य सही है? कौन सा मान्य है? वैलिड पूछ रहा है। मे बी ट्रू फॉर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ ए बी, मे बी ट्रू फॉर एग्जैक्टली, ये दिया गया। कैसे करेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आता है 2ab, अलग से नहीं आता है, आता है। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इस साइड ले जाएंगे तो हम बोल सकते हैं ए बी बराबर 0, बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ए और बी का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए हम ए का वैल्यू 0 रख लिए, तो हम स्वतंत्र हैं कि बी का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? 0 ही होगा। और अगर हम बी का वैल्यू 0 मान लिया, ए का वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं, एनीथिंग, 1 टू लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी मानेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसका मतलब कि ए और बी का हम इनफाइनाइट नंबर ले सकते हैं। क्या होगा? मे बी ट्रू फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए बी, ए एंड बी, कैन नॉट बी ट्रू फॉर एनी सेट ऑफ ए बी नादीना। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ए का जगह पे 0 कर दिए, बी का वैल्यू कुछ भी, 1 ले लीजिए, आधा लीजिए, 1.2 ले लीजिए, 0.000 ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, वैलिड होगा। क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पे 0 ही आता है। तो उम्मीद करते हैं कि 30 के 30 क्वेश्चन आप लोग भी कोशिश किए होंगे करने का। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बने होंगे, बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है उसका आप लोग खुद से रिवीजन कर लिए होंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। कैलकुलेशन भी आप लोग करते होंगे। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से बेनिफिट हो रहा है तो इसको और कैसे आपको फायदा पहुंच लेना है, 30 के 30 क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से खुद से करना है। और जो कॉन्सेप्ट आपको लगे कि नहीं ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा और इम्प्रूव करना है, तो उस क्वेश्चन का 2-3 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लीजिए तो इम्प्रूव हो जाएगा। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार आपको 30 क्वेश्चन बैठ के 10 से 15 मिनट ये गैप में आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी हो पाएगा पेपर में शानदार परफॉर्मेंस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे से रहिएगा, पढ़ाई जरूर करिएगा, क्योंकि देख रहे हैं कटअप कितना हाई जा रहा है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।